तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। ये वीडियो एक कंप्लीट डिटेल वीडियो होने वाली है जिसमें हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर के सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। चलते हैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जो कि है हमारा वर्क। ठीक है ना। देखिए, वर्क के बारे में अगर हम समझते हैं तो वर्क को हम यही कहते हैं कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आता है तो हम बोलते हैं हमने वर्क किया, अदरवाइज हमने कोई भी वर्क नहीं किया। जैसे यहाँ पे दो सिचुएशन मैंने बना रखी है कि एक स्टोन है, ये ग्राउंड से स्टक है, अब आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इस बात की बात करें, ये आपका एक स्फेरिकल बॉल है, आप इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ये अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करेगा। तो अगर बॉडी पर फोर्स अप्लाई करने पर, ठीक है ना, आपकी बॉडी अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करती है तो वर्क का फॉर्मूला हम लोग जनरल क्या यूज कर सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे। ठीक है ना। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम लोग ने क्या बोला है, वर्क बोला है। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसी डायरेक्शन में अगर बॉडी डिस्प्लेस कर रही है तो हम वर्क का फॉर्मूला F इंटू डी यूज करते हैं। ठीक है ना। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा, यानी फोर्स अलग डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में, तो उसको करने का एक अलग तरीका है, वो हम अभी आगे लेटर ऑन अलग स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। तो जनरल हमने फोर्स अप्लाई किया और बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट शो किया तो उन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे वर्क। तो यूनिट की अगर बात करें, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज मीटर और न्यूटन मीटर को हम लोग लिख सकते हैं जूल। ठीक है ना। सेम मैनर में अगर हम सीडीएस यूनिट निकालेंगे तो फोर्स की सीडीएस यूनिट डाइन और डिस्प्लेसमेंट की सीडीएस यूनिट सेंटीमीटर, और इस डाइन सेंटीमीटर को हम लिखते हैं अर्ग। और आपको जैसा कि पता है कि 1 जूल में 10⁻⁷ अर्ग होते हैं। कैसे? 1 जूल को हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर को हम लोग लिख सकते हैं 10⁵ डाइन 1 न्यूटन को, और 1 मीटर में होते हैं 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है। पावर्स ऐड हो जाएंगे, आ रहेगा 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर को वी कैन अगेन रिप्लेस इट विद अर्ग, तो 1 न्यूटन में इस तरीके से आ जाएंगे 10⁷ अर्ग हो जाएंगे। तो ये बेसिक एक जनरल फॉर्मूला है वर्क को निकालने का। तो फिर मैं बात ही कर रहा था कि अगर हम बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और मान लीजिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग इंक्लिनेशन पे एंगल पर लग रहे हैं तो वर्क को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें मैंने सिस्टम में सेट कर रखी हैं कि जैसे एक बॉडी है उसको मैं पोजीशन ए से पोजीशन बी ले जाना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। अब बॉडी पर जो फोर्स मैंने अप्लाई किया है वो ए बी के अलोंग अप्लाई किया। ठीक है ना। लेकिन अगर ये फोर्स ए बी के अलोंग अप्लाई किया है और डिस्प्लेसमेंट भी हम इसी के अलोंग ले रहे हैं, ठीक है ना, तो वर्क हमारा क्या फॉर्मूला लग जाएगा, F इंटू डी लग जाएगा। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से देखें, ठीक है, मैं एक सिचुएशन बना लेता हूं जहां पर फोर्स हम इस ए बी प्लेन के अलोंग ना अप्लाई करके, ठीक है ना, फोर्स मान लिए बॉडी जो हमारी यहां पर ना होकर, अभी बॉडी इनिशियली इस पॉइंट पर है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ग्राउंड के पैरेलल। ठीक है। हम फोर्स ग्राउंड के पैरेलल अप्लाई कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग यहां पर नहीं ले रहे हैं। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो हम लेने वाले हैं वो हम ले रहे हैं ए बी के अलोंग। ठीक है। तो मान लिए मैंने फोर्स अप्लाई किया एफ ग्राउंड के पैरेलल अलोंग ए सी और बॉडी डिस्प्लेस करेगी अलोंग ए बी। कुछ देर बाद बॉडी पॉइंट बी पर पहुंच जाएगी। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि हमने फोर्स अप्लाई किया और बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट शो किया। अगर आप देखें सेम डायग्राम में तो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में और बॉडी डिस्प्लेसमेंट कर रही है इस डायरेक्शन। तो दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। अगर पुरानी वाली सिचुएशन होगी तो वर्क का फॉर्मूला F इंटू डी लग जाएगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो वर्क का हम लोग जो फॉर्मूला निकालेंगे वो कैसे करेंगे। देखिए, जनरल बात करें तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ध्यान दें, हमेशा जब भी आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे होंगे, ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट को फोर्स की डायरेक्शन में देखेंगे। तो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो एसी के अलोंग, तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या चलेगा, एसी चलेगा। तो वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब एसी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस डायग्राम में हमें एसी की वैल्यू नहीं पता है, तो एसी की वैल्यू मैं इस ट्राइंगल से निकाल सकता हूँ कि इन ट्राइंगल एबीसी, तो यहाँ से अगर हम cos थीटा का फॉर्मूला लगा लें, cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बेस AC और अपॉन हाइपोटेनस विच इज AB, और AB की वैल्यू D है, तो AC की वैल्यू हो जाएगी D cos थीटा। अब अगर मैं यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर दूं तो वर्क का फॉर्मूला F, AC की वैल्यू D cos थीटा
तो वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा एफ डी कॉस थीटा। यानी एक बात मुझे क्लियर हो गई कि अगर मैं इंक्लाइन प्लेन पे वर्क करूंगा तो वर्क का फॉर्मूला एफ इंटू डी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एफ डी कॉस थीटा लगेगा। जहां पे ध्यान देंगे थीटा जो होगा वो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम वर्क डन ऑन इंक्लाइन प्लेन को निकाल सकते हैं। अब इसी पर्टिकुलर आर्टिकल के कुछ सिनेरियोज बनते हैं। क्या सिनेरियोज बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम बेसिकली 3 सिनेरियोज के बारे में डिस्कशन करें। एक, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 डिग्री बन रहा हो। ये कब पॉसिबल है, जब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस भी कर। केस सेकंड क्या अप्लाई हो सकता है, मान लेते हैं दोनों बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये कब पॉसिबल है, जब हम बॉडी डिस्प्लेस कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और फोर्स लगा रहे हैं परपेंडिकुलरली, ये भी पॉसिबल है। तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, जब एंगल 180 डिग्री हो। 180 डिग्री के केस में फोर्स हम लगा रहे हैं फॉरवर्ड और बॉडी डिस्प्लेस कर रही है बैकवर्ड, तो एंगल इनके बीच में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली वाली सिचुएशन लेते हैं। पहली वाली सिचुएशन जैसे हम लोग ने आज डिस्कस किया था कि हम एक सिंपल बॉडी को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे अगर आप बॉडी को पुश करते हो तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे बॉडी भी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही है, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 0। अब वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। थीटा 0 डिग्री है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, वर्क हमारा एफ डी आ जाएगा, ठीक है। सेम मैनर में अगर हम 90 डिग्री वाला केस देखें तो जैसे एक पर्सन क्या कर रहा है, एक वेट को उसने उठा रखा है और उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है। अब उसको उठाने के लिए उसने फोर्स जो लगा रहा है वो अपवर्ड लगा रहा है, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे चल रहा है। तो इसलिए दोनों के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री। और उस केस में वर्क क्या होता है, एफ डी कॉस 90 हो जाएगा। और आपको पता है कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो वर्क आपका 0 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। सेम मैनर में अगर आप सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हो तो सर्कुलर पाथ में सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ होता है, सेंटर के टूवर्ड्स होता है। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हम टेंजेंट से निकाल लेते हैं, तो टेंजेंट दे देगा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। अब दोनों बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ सर्कुलर पाथ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और जब एंगल 90 डिग्री बनता है तो वर्क 0 हो जाता है। अगर हम तीसरी वाली सिचुएशन को देखें तो ऐसा क्या होता है, जब फील्डर बॉल को कैच करता है तो कैच करने के लिए जो फोर्स लगाएगा, बॉल को फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, तभी बॉल को कैच कर पाएगा, बॉल की स्पीड को स्लोअर कर पाएगा। लेकिन बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बैकवर्ड है, तो बॉल हमारी बैकवर्ड डिस्प्लेस कर रही, रोकने के लिए हम फोर्स लगा रहे हैं फॉरवर्ड। दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री। और 180 डिग्री की अगर हम बात करें तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा एफ डी कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो वर्क का फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा -1। तो आप देख रहे हैं केस 1 में हमारा वर्क पॉजिटिव आ रहा है, केस 2 में वर्क 0 है, नो वर्क है, और केस 3 में हमारा जो वर्क आ रहा है वो नेगेटिव वर्क आ रहा है। अब आप वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद सोचें ये कि किस केस में वर्क मैक्सिमम है और किस केस में वर्क नेगेटिव है। तो वापस पॉज करके वापस आप जब रिकंटिन्यू कर रहे हो तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि वर्क जो मैक्सिमम है वो है केस 1 में, ठीक है ना। और मिनिमम वर्क मतलब जब वर्क ही नहीं हुआ तो वो है आपका सेकंड केस। तो सेकंड केस आपका मिनिमम वर्क हो गया और फर्स्ट केस आपका मैक्सिमम वर्क हो गया। कई लोग नेगेटिव साइन को मिनिमम वर्क की तरह ट्रीट करते हैं। मिनिमम वर्क ध्यान रखें, मिनिमम वर्क मतलब जब आपने वर्क नहीं किया, हम तब के बारे में बात कर रहे हैं। तो तीनों केसेस आपको क्लियर हो गए होंगे एग्जांपल्स के साथ। और भी एग्जांपल्स आपके बुक में दिए हुए हैं, तो आप उन बुक्स को देखें, पढ़ें, समझें। नेक्स्ट हम लोग पार के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, पार के बारे में जब बात आती है तो पार के जनरली हम बात करते हैं, कहते हैं कितना वर्क हम कितने टाइम में कर रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पार। तो इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट मतलब कह सकते हैं कितना वर्क आपने कितने टाइम में किया। अच्छा, हमने पार का वर्क का फॉर्मूला पढ़ा है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर देंगे। पार का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एफ पी हो जाएगा। तो पार का फॉर्मूला एफ पी भी निकल कर आ जाएगा। एक चीज और ध्यान रखें, कुछ लोग कहते हैं सर अगर मैंने यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा लिख दिया, कॉस थीटा आप लिख दो अपॉन टाइम, फिर से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या मिल जाएगा, एफ पी कॉस थीटा मिल जाएगा। यानी इंक्लाइंड प्लेन पे जो पार का फॉर्मूला होगा वो एफ पी कॉस थीटा आ जाएगा। और नॉर्मल प्लेन पे अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चल रहे हैं तो पार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ यू। ये भी एडिशनल फॉर्मूला है, याद रख सकते हो इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है ना। लेकिन जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा तब हम ये फॉर्मूला यूज। अच्छा, यूनिट की बात कर ले तो वर्क यूनिट होती है जूल, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, और जूल पर सेकंड को हम लोग लिख सकते हैं वॉट, और वॉट को हम लोग डिनोट कर लेते हैं डब्ल्यू से, ठीक है। कुछ बेसिक कन्वर्जन भी मुझे याद है, हम लोग को याद रखना है कि जैसे 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वॉट,
1 मेगावाट में होते हैं 10⁶ वाट, ठीक है ना, और 1 हॉर्स पावर में होते हैं 746 वाट। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में किसी न्यूमेरिकल में कहता है कि 1 हॉर्स पावर 750 वाट, तो फिर आप 750 वाट लेकर आप इस क्वेश्चन को ट्रीट करें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पावर। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारे वो एनर्जी के बारे में। देखो एनर्जी जब हम बात कर रहे हैं तो एनर्जी, जब सिंपल सी लैंग्वेज में ध्यान रखें, एनर्जी इज वर्क एंड वर्क इज एनर्जी, ठीक है ना। तो एनर्जी बेसिकली क्या, आप जितना भी वर्क कर रहे हो सिस्टम में किसी न किसी पार्ट में स्टोर हो रहा है, तो आपकी वर्क करने की क्या कैपेसिटी है वो एनर्जी डिफाइन करता है, ठीक है। तो एनर्जी कोई नई चीज नहीं, सिंपल एनर्जी क्या है, वर्क ही है। तो जो एनर्जी होती है, अगर हम उसकी यूनिट की बात करें, क्योंकि वर्क की एसआई यूनिट जूल है, एनर्जी की भी एसआई यूनिट क्या होगी, जूल होगी, ठीक है। तो सेम मैनर में हमने यहाँ पर कुछ एनर्जी की नई यूनिट्स लिख रखी हैं, जैसे एक आपका वॉट आर है, किलो वॉट आर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कैलोरी है। वॉट आर के बारे में अगर हम बात करें तो वॉट आर को हम लिख सकते हैं 1 वॉट आर, यानी 1 वॉट इंटू 1 आर। वॉट को हम लोग लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, और 1 आवर में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 3600 जूल आ जाएगा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻³ जूल्स लिख दें। तो 1 वॉट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएंगे, 3 जूल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। ये भी कन्वर्जन आप ध्यान रखें, कई न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाता है। सेम मैनर में अगर हम किलोवाट आवर के बारे में बात करें तो 1 किलोवाट आवर को हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट में 1000 वॉट, 1 आवर में मैंने बताया 60 मिनट, हर मिनट में 60। वॉट को हम लोग जूल पर सेकंड लिख सकते हैं, सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी वैल्यू सॉल्व करके आ रहेगी 3600 इंटू 10⁻³ जूल्स। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये हो जाएगा हमारा किलोवाट आवर का कन्वर्जन। कुछ और भी सब यूनिट्स हैं, और भी देख लेते हैं, जैसे कैलोरी है। कैलोरी आपको पता है, कैलोरीमेट्री में आपने पढ़ा है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर है, ठीक है ना। 1 कैलोरी का इक्विवेलेंट याद रखेंगे 4.186 जूल होता है, इसको हम इक्विवेलेंट टू 4.2 जूल भी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट करा रहे हो, ठीक है ना। एक्सेलरेट यूं ही तो नॉर्मली करा नहीं लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितनी एनर्जी मेरी खर्चा होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन, ठीक है। तो ये 4 यूनिट्स इनको ध्यान रखिएगा, कहीं पर यूज हो सकता है न्यूमेरिकल्स में। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मैकेनिकल एनर्जी। देखिए हम लोग ने सबसे पहले तो इस चैप्टर के बेसिक्स को कवर कर लिया। बेसिक्स क्या था, वर्क था, पावर था और एनर्जी था। अब हम एनर्जी के बारे में ही और डिस्कशन करें। तो एनर्जी जो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है वो है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, देखिए सिंपल, अगर बॉडी में एनर्जी है ड्यू टू स्टेट ऑफ रेस्ट, अब रेस्ट की स्टेट में अगर बॉडी पास एनर्जी है, या पोजीशन में चेंज आने की वजह से एनर्जी है, या फिर मोशन करने की वजह से बॉडी में एनर्जी है, तो उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। अब ये जो मैकेनिकल एनर्जी है बेसिकली दो टाइप की है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी नॉर्मल लैंग्वेज में याद रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो है एनर्जी वो है इट इज ड्यू टू स्टेट ऑफ मोशन, और बाकी जितनी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो सब किस में आ जाएगा, पोटेंशियल में। जैसे बॉडी के रेस्ट की स्टेट में होना, पोजीशन में चेंज आना, ठीक है ना, ये सब जो एनर्जी होगी वो होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि आप क्या कर रहे हो, एक हैमर को आप निडल पे क्या कर रहे हो, हिट कर रहे हो। तो जब आप क्या करते हो, हैमर को आप पीछे पुश करते हो, तो पीछे पुश करने में आप कर रहे हो वर्क, ठीक है ना, वो वर्क आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, ठीक है ना। अब जब आप उसको लेकर आगे आ रहे हो तो वो एक्चुअल में स्पीड गेन कर रहा है, तो पोटेंशियल कम होगा, स्पीड गेन कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और जब आकर वो हिट करेगा नेल को, तो आयरन नेल अंदर क्या हो जाएगा, एम्बेड हो जाएगा इसमें। तो जो एनर्जी फॉर्म ऑफ एनर्जी है ये दोनों मिलाकर वो कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी। इसीलिए हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को दो टाइप से डिफाइन करते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इन्हीं दोनों टर्म्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। देखिए मैं अभी आपको काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन तो जरूर बता रहा हूँ, लेकिन डेरिवेशन हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, बोर्ड एग्जाम में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। डेरिवेशन इज जस्ट अ पार्ट कि आपको बेसिक्स कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो, इसलिए मैं डेरिवेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक सिनेरियो मान लिया कि मान लिया एक बॉडी इनिशियली रेस्ट में थी, ठीक है ना, हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया F, और बॉडी मान लिया S डिस्प्लेसमेंट शो करती है, और S डिस्प्लेसमेंट करने के बाद, ठीक है, हमारी बॉडी S डिस्प्लेसमेंट करने के बाद
ठीक है ना, v वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर वर्क की बात करूं तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। s मान लिया, डिस्प्लेसमेंट को d मान लिया, ठीक है ना, मैंने s मान लिया, चलिए s मान के ही कर लेते हैं, ठीक है, s मान के ही इसको कर लेते हैं हम। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने मान लिया क्या है, s है, तो वर्क का फॉर्मूला हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स को हम लोग न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू ma। डिस्प्लेसमेंट को मैंने ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मेरे वर्क करने से बॉडी ने मोशन किया है, तो बॉडी में आ गई है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हमारा वर्क हो जाएगा, तो हम इस W को K लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं यूज करने जा रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, विच इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी हमने v मानी है, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल बॉडी की 0 है, 2as। तो यहाँ से अगर हम लोग v स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 2as, और यहाँ से s की वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर अपॉन 2a। एक काम करते हैं, ये वैल्यू को 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 10 and 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो k इक्वल्स टू आ गया ma इंटू s, s की वैल्यू v स्क्वायर अपॉन 2a, a से a कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हाफ mv स्क्वायर। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन हो गया, ठीक है ना। तो हमें ये क्लियर होगी कि काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, बॉडी के मास पे डिपेंड करेगी और बॉडी किस वेलोसिटी से चल रही है उस पे डिपेंड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा काइनेटिक एनर्जी का हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन को बताने का, ठीक है ना। इस पे भी बेस अच्छे न्यूमेरिकल्स हमें मिलते हैं। देखिए, जनरल बात करें तो हम लोग को पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मोमेंटम अपॉन, ये वैल्यू सिंपल सी मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में रख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, के हाफ m, v की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ विच इज p बाय m, लेकिन v पे आप देख रहे हैं लगा है स्क्वायर, तो स्क्वायर करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर कर देते हैं, p स्क्वायर बाय m स्क्वायर। हमारा यहाँ पर देख रहे हैं आप m कैंसिल हो रहे हैं, एक m कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं, वापस k इज इक्वल्स टू आ गया p स्क्वायर बाय 2m। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2mk, या फिर आप स्क्वायर को इस तरह भेज देंगे तो आ जाएगा अंडर रूट। तो ये हमारा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन आ गया। रिलेशन समझे, देखिए डेरिवेशन कोर्स में फिर मैं कह रहा हूँ डेरिवेशन हमारे वहां नहीं आते, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन बेसिक पार्ट हमें क्लियर होना चाहिए कि वो फॉर्मूला आ कहां से रहा है, ताकि हम न्यूमेरिकल में उसको इजिली क्या कर पाओ, अप्लाई कर पाओ। तो ये हमारा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होगा। इसी से रिलेटेड हम ग्राफ देख लेते हैं। देखिए, ग्राफ के बारे में बात करें तो अभी हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा विच इज हाफ mv स्क्वायर। यहां से अगर हम देखें, मैं बॉडी का मास कांस्टेंट रखूं तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है, स्क्वायर पर, है ना, डायरेक्टली होगी। और अगर मैं ये तब जब मास कांस्टेंट, ठीक है ना, और अगर मैं बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट करूं, मास को रेस करूं, तो काइनेटिक एनर्जी मास पर डायरेक्टली डिपेंड करेगी। तब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो, ठीक है ना, यानी मैं मास को रेस कर रहा हूं लेकिन वेलोसिटी को बॉडी की क्या, सॉरी, मास को रेस कर रहा हूं लेकिन वेलोसिटी को कांस्टेंट कर रहा हूं। तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है, यानी अगर v की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 रखता हूं तो काइनेटिक एनर्जी 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स आ जाएगी, 3 रखता हूं तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स आ जाएगी, 5 रखता हूं तो 25 टाइम्स आ जाएगी। यानी अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यूज को देखूं तो उसमें इंक्रीमेंट तो स्लो है, 2, 3, 4, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट क्या है, फास्ट है। इसलिए हमारा जो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, ठीक है ना, इंक्रीजिंग है लेकिन इंक्रीजिंग है फास्ट, तो इसलिए ग्राफ हमारा ऐसा हो जाएगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी मास पर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, तो डायरेक्टली डिपेंड करने की वजह से ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। मास बढ़ता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ध्यान दें, ये मैंने तब ग्राफ बनाया है जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये ग्राफ मैंने तब बनाया है जब मास को हमने कांस्टेंट रखा, ठीक है ना। अच्छा, व्हाट इफ अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वी स्क्वायर ग्राफ बनाएंगे, तो वी स्क्वायर वर्सेस बना रहे हैं तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, इसलिए ग्राफ आपका कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग टॉपिक कर लेते हैं हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम को पहले सिंपली समझ लेते हैं। जैसे एक ट्रॉली आपके सामने है, ठीक है ना, और वो ट्रॉली जो है, या एक साइकिल पर्सन जो है साइकिलिंग करता हुआ आपके सामने से जा रहा है, ठीक है ना। अगर साइकिलिंग करता हुआ जा रहा है तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है जिससे वो चल रहा था, आपने उसको पीछे से पुश कर दिया, तो पुश करने पे उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो
वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट कहता है कि आपने उसकी स्पीड को बढ़ाने में जितना वर्क किया है उससे एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है। तो जितना आप बॉडी पे वर्क कर रहे हो वो काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीमेंट के बराबर होगा। इसके बराबर हो जाएगा इंक्रीमेंट के। सेम मैनर में एक पर्सन मेरे सामने से आ रहा था, ठीक है ना, किसी वेलोसिटी से आ रहा था, उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, मैंने उसको डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आ रहा था उसके अगेंस्ट मैंने फोर्स अप्लाई किया है, तो उसकी स्पीड सिंपल सी बात है कम होगी। स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी में उसके डिक्रीमेंट आएगा। तो जितना डिक्रीमेंट आएगा वो मेरे वर्क की वजह से आएगा, इसलिए वहां पर वर्क डन डिक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो मैंने सिंपल मैनर में लिखा है कि अगर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है तो जितना वर्क करोगे आप वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं इसको भी हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं कैसे फॉर्मूला निकल कर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर फिर से कंसिडर कर रखा है कि एक मास बॉडी m है जिस पर मैंने F फोर्स अप्लाई किया, उसने बॉडी को एक्सेलरेट करा दिया। इनिशियल वेलोसिटी vi मान ली है, फाइनल हमने vf मान लिया, ठीक है ना। तो फिर वही बात करते हैं, सिंस वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमने d माना हुआ है, फोर्स को हम ma लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को d, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, क्या v स्क्वायर फाइनल हमारा vf है, इनिशियल vi स्क्वायर प्लस का 2as हो गया, vi को उधर भेज दें हम तो vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, डिस्प्लेसमेंट को हमने d माना तो इसको वापस हम d कर लेते हैं 2ad, तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर अपॉन 2a, ये वैल्यू को हम 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 10 in 1, तो w इज इक्वल्स टू f सॉरी ma इंटू d था, तो ma d की वैल्यू हमने पुट करी है vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर अपॉन 2a, तो आप देख रहे हो a से a क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला यहां से क्या निकल कर आ जाएगा, w इज इक्वल्स टू हाफ m vf स्क्वायर माइनस का हाफ m vi स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। vf जो है हमने फाइनल वेलोसिटी मानी है, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, इसको मैं kf लिख ले रहा हूँ, और ये आपका सिमिलरली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। वर्क किसके इक्वल आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल से अगर किसी न्यूमेरिकल में आता है कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है ना, तो आप डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़े, आप सिंपल से ध्यान दें कि आप काइनेटिक एनर्जी दोनों की निकाल लें, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस निकाल लेंगे, उससे आपको डायरेक्टली वर्क पता चल जाएगा। तो अब वर्क एनर्जी थ्योरम को उन न्यूमेरिकल्स में ऐसे यूज कर लें। वीडियो पॉज करके आराम से इस पूरे डेरिवेशंस को देख लें, समझ लें, डेरिवेशन को देखकर फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल सेट कर रखा है कि एक बॉल है, ठीक है, ये ऑरेंज है, ठीक है, ऑरेंज को हम लोग किसी हाइट h से फ्रीली फॉल करा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑरेंज नीचे आ रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, तो वर्क भी कौन करेगा, ग्रेविटी वर्क करेगा, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क हम निकाल लेते हैं यहाँ पर आएगा। अच्छा, वर्क का फॉर्मूला जनरल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं कितना हो रहा है, h डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने h कर लिया, और फोर्स जो लग रहा है हमारे ऊपर वो इन दी फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो फोर्स होता है ma, a को हम g लिख सकते हैं, हाइट को मैंने h लिखा है, तो वर्क का फॉर्मूला आ गया mgh आ गया। अब आप एक बात और समझे कि यहाँ पर जो वर्क आप ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क कर रही है, ठीक है ना, क्यों कर रही है, क्योंकि बॉडी किसी हाइट पर थी, ठीक है ना। अब ये बॉडी अपने आप नीचे तो आ रही है, लेकिन एक्चुअल में कौन वर्क कर रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क कर रही है, तो इस वजह से बॉडी कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। तो जो भी वर्क ग्रेविटेशनल फील्ड ने किया था वो बॉडी में था किस एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, इसलिए इस W को हम U से डिनोट कर लेंगे और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारा आ जाएगा mgh आ जाएगा। ध्यान दें यहाँ पर m मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h हाइट है जिस हाइट से हमने बॉडी को फ्रीली फॉल कराया है। पोटेंशियल एनर्जी भी सेम यूनिट चलेगी, एनर्जी यूनिट बराबर विच इज जूल। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अब हम देख लेते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक सिंपल सी आपके सामने डायग्राम है, आपको समझ में आ रहा होगा कि साइकिलिंग करके हम जब अप द हिल जा रहे हैं तो हमारे पास, मैं साइकिल करूंगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ाऊंगा, तो ग्राउंड से मेरे पास होगी काइनेटिक एनर्जी, और जब मैं ऊपर गया अप द हिल के टॉप पे चला गया तो वहां पर बॉडी में आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज अब मुझे जब नीचे आना होगा तो मुझे दोबारा साइकिलिंग करने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपने आप मतलब ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी हमारी साइकिल कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी, और जब साइकिल हमारी नीचे आएगी तो वो पोटेंशियल एनर्जी वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो आप इस डायग्राम से देख रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी पहले पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है, फिर पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक में। सेम मैनर में एनर्जी क्या होता है, ना ही आप क्रिएट करते हो ना ही डिस्ट्रॉय करते हो,
लेकिन उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप देख रहे हो साइकिल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इस पे काफी सारे हम लोगों को न्यूमेरिकल मिलते हैं और काफी सारे बच्चे इसी टॉपिक पर कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन कहता है कि किसी भी पॉइंट पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन एक कंडीशन है, कब कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, जब बॉडी वर्टिकल मोशन कर रही है और ड्यू टू ग्रेविटी कर रही है, ठीक है ना। तो किसी भी पॉइंट पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन ये तब रहेगा जब काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल में कन्वर्जन आ रहा हो या पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक में कन्वर्जन आ रहा हो, ठीक है ना, तभी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि सिस्टम में अदर रेजिस्टिव फोर्सेस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहता है कि if there is only an interconversion between kinetic energy and potential energy, ठीक है ना, then their sum remains constant, that is total mechanical energy remains constant। तो हम फिर आप ये जरूर लिखेंगे provided there is no loss of energy due to other frictional or resistive forces। तो यहाँ पर हमने देखो 3 पॉइंट मान के रखे हैं, ए बी और सी। हम तीनों पॉइंट पे काइनेटिक पोटेंशियल काइनेटिक पोटेंशियल काइनेटिक पोटेंशियल निकालेंगे। अगर तीनों पॉइंट पे मेरा काइनेटिक और पोटेंशियल का सम क्या आ गया, सेम आ गया, तो इसका मतलब एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। चलिए फिर करते हैं इसको। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं पॉइंट ए पर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। अब आप देख रहे हैं मैंने बॉडी को फ्रीली फॉल करा है, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, हाफ m0², तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 0। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। अभी मैं यहाँ पर हूँ पॉइंट ए पर, ग्राउंड से कितनी हाइट पर हूँ, h हाइट पर। पोटेंशियल एनर्जी मैंने ले ली है h, पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgh, काइनेटिक एनर्जी हमारी आई है 0। तो अगर मैं इन दोनों का सम निकाल लूं तो सम कितना आ रहा है, 0 प्लस mgh, तो आ जाएगा वो mgh। तो ये हो गया काइनेटिक और पोटेंशियल का सम। सेम मैनर में हम लोग चलेंगे पॉइंट बी पर। तो चलते हैं, पॉइंट बी हमने यहां माना है। अच्छा, पॉइंट बी जो हम लोग आ रहे हैं, x डिस्टेंस नीचे आ रहा है, ठीक है। तो x डिस्टेंस जब बॉडी नीचे आएगी तो बॉडी कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी और उस वेलोसिटी को हमने वहां पर v1 माना है। तो पहले v1 की वैल्यू निकाल लेते हैं सेकंड इक्वेशन मोशन से। फाइनल वेलोसिटी इस बी पॉइंट पर कितनी हमने मानी है, देख लें आप लोग। फाइनल वेलोसिटी मैंने इस बी पॉइंट पर कितनी मानी है, v1 मानी है। तो चलते हैं इसको v1 के फॉर्म में लिखते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी v1 है, v1²। इनिशियल हमारी 0 है, 0²। नीचे जा रहे हैं विद द ग्रेविटी, तो प्लस का 2g। अब देखिए, अच्छा यहाँ a पॉइंट से b पॉइंट पहुंचकर हमने डिस्प्लेसमेंट किया है x, इसको x कर लेते हैं। तो v1² की वैल्यू आ गई है 2gx। तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2gx आ जाएगी। लेकिन इस स्टेप को नहीं करते हैं, हमें एक्चुअल में इसी की वैल्यू पुट करनी है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। वेलोसिटी वहां पर v1 है, हाफ m v1² की वैल्यू 2gx। 2 से 2 कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी mgx। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। ए पॉइंट की यहाँ पर पहुंच गए, पॉइंट बी पर हम लोग ए पॉइंट से पॉइंट बी पर पहुंच गए। तो बी पॉइंट की हम हाइट जो चेक करेंगे वो टॉप से नहीं चेक करेंगे, हमेशा ग्राउंड से चेक करेंगे। तो ग्राउंड से हाइट आप देख रहे हैं कितनी है, h माइनस एक्स है। तो h माइनस एक्स हो, सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा mgh माइनस mgx, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करके काइनेटिक और पोटेंशियल का सम निकाल लूं तो mgx प्लस mgh माइनस mgx, mgx से mgx कैंसिल हो रहा है, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम कितना आ रहा है, mg, ठीक है। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आ गया है। अब पॉइंट सी पर भी बात करनी है, पहले तो आप लोग वीडियो पॉज कर ले और इस चीज को नोट कर ले, फिर हम लोग पॉइंट सी पर चलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं पॉइंट सी के लिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट बी के जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है ना। कि पॉइंट बी पर हमारा फिर से पोटेंशियल का सम कितना आ गया है, mgh आ गया, ठीक है। चलते हैं अब पॉइंट सी पर। अब जब हम ए से सी पर पहुंच रहे हैं, फिर से वेलोसिटी चेंज हो गई है, अब वेलोसिटी v हो गई है। तो फिर से इक्वेशन मोशन लगा लेते हैं, फाइनल v है, इनिशियल 0 से स्टार्ट किया था तो 0 ही रहेगा, प्लस का 2g क्योंकि ग्रेविटी जा रहा है, और ए से सी जाने हम चले कितना, h हम चले थे, तो इसको मैं h कर ले रहा हूँ। तो यहाँ से v² की वैल्यू आ गई है 2gh। काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, हाफ v², काइनेटिक एनर्जी आ गई है mgh। पोटेंशियल निकाल लेते हैं, mg इंटू हाइट। ग्राउंड पे हम पहुंच गए पॉइंट सी पर, तो मेरी ग्राउंड से डिस्टेंस कितनी होगी, 0 होगी, तो इसलिए हाइट भी क्या है, 0, तो 0 हो गया। फिर से काइनेटिक और पोटेंशियल का सम क्या आ गया है, mgh आ गया।
तो अभी हमने ये प्रूफ कर दिया कि तीनों पॉइंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल का सम क्या रहा है, mgh। मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया है कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन और निकल कर आ रहा है। अगर आप देखें पॉइंट ए को, अच्छा पॉइंट ए हाईएस्ट पॉइंट था, वहां पर काइनेटिक एनर्जी आप देख रहे हैं क्या है, 0 है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh है। मतलब मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल मैक्सिमम है, ठीक है ना, और काइनेटिक क्या है, 0 है। ठीक है, लेकिन जब हम ग्राउंड पे पहुंचे तो ग्राउंड पे आप देख रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, mgh है। यानी कौन मैक्सिमम हो गया, अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ग्राउंड पर, और ग्राउंड पर पहुंचने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, 0 हो गई है ना। तो ऊपर कौन सी एनर्जी थी बॉडी में, पोटेंशियल मैक्सिमम थी, नीचे आकर काइनेटिक मैक्सिमम हो गया है। इसका मतलब जब आप वर्टिकल मोशन कर रहे हो, चाहे डाउनवर्ड चाहे अपवर्ड, तो ऊपर से अगर मैं नीचे आ रहा हूं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी नीचे आकर काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, और नीचे से अगर हम ऊपर जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल में। और एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि तीनों पॉइंट पर, तीनों पॉइंट मतलब इसकी जर्नी में कहीं भी आप पॉइंट मानना होगा तो तीनों जगह इनका सम क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी का हम ग्राफ भी देख लेते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको देखिए बताया कि मैक्सिमम हाइट पर इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं O, और इधर मैं मैक्सिमम हाइट को मान ले रहा हूं कैपिटल H, ठीक है ना, या स्मॉल h ही चले कर लेते, स्मॉल h मैंने मैक्सिमम हाइट मान ली। ठीक है, तो जब बॉडी को मैं वर्टिकली अपवर्ड फेंकूंगा तो ग्राउंड पे काइनेटिक क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक 0 होता है। ठीक है ना, तो ऊपर जब बढ़ते हम जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी घटती आ रही है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी घट रही है तो इवेंचुअली कौन बढ़ रहा होगा, पोटेंशियल बढ़ रहा होगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और बढ़ते बढ़ते इस हाइट पर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये ग्राफ हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का वर्सेस हाइट। ठीक है, अच्छा इस जब ये हाइट 0 थी तब क्या मैक्सिमम था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। तो काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाते हुए घटती, इसलिए इसका ग्राफ डिक्लाइन होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी ग्राफ। यानी जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाते हो वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी घटती जाती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, टोटल एनर्जी विच इज mgh। तो हमने टोटल एनर्जी मान रखा था। एक चीज और ध्यान रखें कि मिड पॉइंट जहां पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो एक्चुअल में जो पॉइंट होगा वो हाफ हाइट का होगा, और हाफ हाइट पे जितना काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी, और ये वैल्यू जो होगी mgh/2 होगी। बिकॉज अगर आप दोनों mgh/2 ऐड करोगे तो वो टोटल mgh के बराबर आ जाए। तो इस तरीके से ग्राफ में हम लोग को चीजें क्लियर होगी। लास्ट एक हम लोग और समझ लेते हैं पेंडुलम का सिनेरियो। ठीक है ना, पेंडुलम के सिनेरियो में भी एनर्जी कंजर्वेशन काम करेगा परफेक्टली। देखते हैं कैसे। पेंडुलम की अगर देखें तो आपको 3 पोजीशन दिखाई दे रही होंगी। एक ये है आपका मीन पोजीशन है, दिस इज मीन पोजीशन, एंड दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। ये एक्सट्रीम पोजीशन 2 कर देते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन 1 कर देते हैं। अच्छा, अगर मीन पोजीशन से आप इस पेंडुलम को डिस्प्लेस करते हो तो पेंडुलम को कुछ वेलोसिटी दोगे, पेंडुलम इधर भागेगा। तो वेलोसिटी दे रहे हैं यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 का। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल क्या है, 0। अब जब ये भागा मीन से एक्सट्रीम की तरफ तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होते होते एक्सट्रीम पॉइंट पर काइनेटिक अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, 0। अब काइनेटिक 0 हो गया तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा। सेम मैनर में दूसरे भी एक्सट्रीम पोजीशन पर ऐसे ही होगा। तो पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन से जब एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज होती है, और जब पेंडुलम अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी दोबारा काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। सेम मैनर में यहाँ पर भी हर पॉइंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो आज की वीडियो में हम लोग ने सारे वर्क, एनर्जी एंड पावर के सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, समझ लिया, ठीक है ना। आपके उससे रिलेटेड और भी कोई डाउट होते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आप वहां पर मुझे हम लोग को डीएम कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी हमारी ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसको प्ले स्टोर से प्राइम एकेडमिक सर्च करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, इस बैच को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ हमारे इन चैनल्स में हमको भी फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब भी आप वीडियोस को देखें, वीडियोस को पढ़ें, तो वीडियोस को देखने में एक चीज ध्यान रखें कि जब आप वीडियोस पढ़ रहे हैं तो बुक खोलकर जरूर बैठें, ठीक है ना, और एक कॉपी ले लें ताकि उसमें आपको जो भी पॉइंट्स लग रहे हैं वो सारे नोट्स को आप साथ ही साथ बनाते चलें, ठीक है ना। और बाकी आपको कुछ ऐसा लगता है कि सर मुझे और भी ये टॉपिक पढ़ने हैं या कुछ और टॉपिक है मुझे नीड है कि आप मुझे वो समझाते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी वीडियो से हमारी फायदा उठाते जाइए और अच्छे अच्छे टॉपिक को तैयार करते जाइए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल।